हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बॉटनी गर्ल में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइंस एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्सरसाइज। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स। A is a place where animals are protected in their natural habitat is called, वो प्लेस जहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं उनकी नेचुरल हैबिटेट में, उसे हम क्या कहते हैं? सेंचुरी। सेकंड इज स्पीशीज फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज, वो स्पीशीज जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में मिलती हैं उन्हें हम एंडेमिक कहते हैं। सी इज माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे प्लेसेस बिकॉज ऑफ डैश चेंजेस। जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं वो फ्लाई करती हैं बहुत दूर दूर प्लेसेस में, क्योंकि इसकी वजह से क्लाइमेटिक चेंज की वजह से। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। डिफरेंशिएट करना है आपको। क्वेश्चन नंबर ए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व में आपको डिफरेंस करना है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एन एरिया विद दिन विच अ वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोटेक्टिव फ्रॉम द एक्सटर्नल डेंजर्स लाइक हंटिंग। देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो एरियाज होती है जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं इनके नेचुरल हैबिटेट में, और बहुत सारे एक्सटर्नल डेंजर्स से भी, जैसे कि हंटिंग से। सेकेंड इज बायोस्फीयर रिजर्व, एन एरिया कंस्ट्रक्टेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? एरिया जो कंस्ट्रक्टेड होता है कि हम कंजर्व कर सके अपनी बायोडाइवर्सिटी को। Second point of wildlife sanctuary, adequate habitat and protection are provided to the wildlife animals living in a sanctuary। देखिए, जो एनिमल्स रह रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उनको प्रोटेक्शन और एडुकेट हैबिटेट जो है वो प्रोवाइड की जाती है। ऑन अदर हैंड, बायोस्फीयर रिजर्व सेवरल लाइफ नॉर्म्स लाइक प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंजर्वेशन आर पॉसिबल इन अ रिजर्व। देखिए, जैसे कि बहुत सारे लाइफ नॉर्म्स जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनका कंजर्वेशन पॉसिबल है सिर्फ बायोस्फीयर रिजर्व में ही। एग्जाम्पल है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व का नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 2, जू एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको डिफरेंस बताना है। तो जू क्या होती है? एनिमल्स आर केप्ट इन दी आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड फैसिलिटीज फॉर पब्लिक एग्जीबिशन। देखिए, एनिमल्स जो रखे जाते हैं आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्टेड फैसिलिटीज में ताकि जो पब्लिक है उन्हें देख सके, उसे जू कहते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? वो एरिया है जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं एक्सटर्नल उससे, और उनको एक्सटर्नल डेंजर्स जितने भी होते हैं उनसे भी प्रोटेक्ट किया, जैसे हंटिंग और पोचिंग से भी उनको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। जू इट इन आर्टिफिशियल हैबिटेट एंड एनिमल मे और मे नॉट अडेप्ट टू द न्यू कंडीशन। देखिए, जो जू होती है एक आर्टिफिशियल हैबिटेट होती है जहाँ पर एनिमल है अडेप्ट या फिर नहीं भी अडेप्ट करता न्यू कंडीशंस को, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एनिमल्स को उनकी नेचुरल हैबिटेट में ही कंजर्व करके रखा जाता है, इसीलिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती अपनी सराउंडिंग से, वो आराम से अडेप्ट कर लेते हैं अपनी सराउंडिंग में ही। सी इज इंडेंजर्ड स्पीशीज एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज। द स्पीशीज विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन इज कॉल्ड इंडेंजर्ड स्पीशीज। देखिए, इंडेंजर्ड स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो बिल्कुल खत्म होने की कगार पे हैं, वेयर एज एक्सटिंक्ट स्पीशीज होती हैं वो स्पीशीज एनिमल्स या प्लांट्स की जो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं, मतलब वो खत्म हो चुकी हैं हमारी अर्थ से, तो उन्हें हम एक्सटिंक्ट स्पीशीज कहते हैं। कुछ इंडेंजर्ड स्पीशीज के एग्जांपल है जैसे कि बंगाल टाइगर, ब्लू व्हेल, और एक्सटिंक्ट स्पीशीज के एग्जांपल है जैसे कि ग्रेट ऑक, पैसेंजर पिजन, कार्बेनियन मॉन्क सील। डी इज फ्लोरा और फौना। फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा क्या है? इट इज द कलेक्टिव नेम फॉर द प्लांट लाइफ फॉर्म अ पर्टिकुलर एरिया। देखिए, फ्लोरा क्या है? एक कलेक्टिव नेम दिया गया है प्लांट लाइफ फॉर्म को एक पर्टिकुलर एरिया में, वेयर एज द कलेक्टिव नेम गिवन टू द एनिमल लाइफ फॉर अ पर्टिकुलर एरिया। जो फौना है वो एक कलेक्टिव नेम दिया गया एनिमल लाइफ फॉर्म को एक पर्टिकुलर एरिया में। फ्लोरा जो है उसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि स्पोर्ट्स, हॉगवीड, नीलगिरी रीजन में, वेयर एज फौना के हैं लंगूर, टाइगर, थार, नीलगिरी रीजन्स में।
क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन द फॉलोइंग। आपको जो इफेक्ट है डिफॉरेस्टेशन का वो आपको इन सब में बताना है कि वाइल्ड एनिमल्स, एनवायरनमेंट में, विलेजेस या रूरल एरिया में, सिटीज में, अर्थ में और नेक्स्ट जनरेशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है डिफॉरेस्टेशन का। तो पहले हम बात करते हैं वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर कि ट्रीज आर दी हैबिटेट एज वेल एज अ सोर्सेज ऑफ फूड फॉर दी वाइल्ड एनिमल्स। देखिए जैसे कि आपको पता है कि जो ट्रीज है या प्लांट्स है ये हैबिटेट और रिसोर्स है फूड का वाइल्ड एनिमल्स के लिए। अब जो डिफॉरेस्टेशन है उनसे क्या होगा कि उनकी जो नेचुरल हैबिटेट है, तो उनकी नेचुरल हैबिटेट जो है उसको हम खराब कर रहे हैं, उनके फूड उनके सोर्स ऑफ फूड को हम खराब कर रहे हैं। तो डिफॉरेस्टेशन जो है वो उनकी नेचुरल हैबिटेट में इन्वॉल्वमेंट, उनकी नेचुरल हैबिटेट को ख़राब करता है और शायद कुछ टाइम बाद अगर हम इसी तरीके से डिफॉरेस्टेशन करते रहे तो कुछ टाइम बाद शायद वाइल्ड एनिमल्स भी हमें ना देखने को मिले, वो एक्सटिंक्ट हो जाए। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंट। डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑफ इन्वायरमेंट। जैसे कि आपको पता है कि जी अगर प्लांट्स नहीं होंगे और डिफॉरेस्टेशन इसी तरीके से इंक्रीज होता रहा तो हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा और पोल्यूशन लेवल जो होगा इन्वायरमेंट का वो भी इंक्रीज हो जाएगा। विद इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल और डिक्रीज ऑक्सीजन लेवल में ये राइज करेगी ग्लोबल वार्मिंग को और हमारे जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो भी कम हो जाएगा। और डिफॉरेस्टेशन जो है वो डिक्रीज करेगा हमारी सॉइल फर्टिलिटी को और इंक्रीज कर देगा चांसेस हमारे नेचुरल कैलामिटीज को भी होने में। सी इज विलेजेस और रूरल एरिया। द डिक्लाइन इन द रेनफॉल, द डिक्रीज इन द सॉइल फर्टिलिटी एंड द चांसेस ऑफ नेचुरल डिजास्टर अफेक्ट द विलेज लाइफ। देखिए अगर बारिश नहीं होगी, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो बारिश नहीं होगी, और अगर बारिश नहीं हुई तो जो सॉइल फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी और ये इसकी वजह से जो चांसेस है नेचुरल डिजास्टर्स के वो बढ़ जाएंगे, यानी कि ड्रॉट आ जाएगा। तो इसकी वजह से जो विलेज लाइफ है वो भी हमारी बहुत अफेक्ट होगी। Second is cities or urban area. Deforestation result in the global warming. It also result in the increase of pollution. Hence, deforestation affect the life in the city. देखिए deforestation जो है वो हमारी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है और वो हमारे इंक्रीज करता है पोल्यूशन लेवल को हमारी अर्थ में। अगर इसी तरीके से डिफॉरेस्टेशन कंटिन्यू रहा तो वो हमारी सिटीज़ की लाइफ को भी अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट इज अर्थ। Deforestation affects the or decrease the fertility of soil. It change the physical property of soil and these changes result in the desertification. देखिए जो अर्थ है उसमें क्या चेंजेस होंगे, तो जो डिफॉरेस्टेशन है वो डिक्रीज कर देगा सॉइल की फर्टिलिटी को और जितनी भी चेंजेस आएंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल में वो भी हो जाएंगे। और ये जो सारे फिजिकल चेंजेस आए हैं या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो चेंज हुई है सॉइल की, ये रिजल्ट करेंगी डेजर्टिफिकेशन में। नेक्स्ट जनरेशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा डिफॉरेस्टेशन का, तो जो डिफॉरेस्टेशन का मेजर इफेक्ट पड़ेगा वो हमारी नेक्स्ट जनरेशन ही पड़ेगा, क्योंकि वो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ेगी। क्लाइमेटिक कंडीशन जो होगी वो एडवर्स हो जाएगी, स्कैरिसिटी ऑफ फूड हो जाएगी, क्लीन एनवायरनमेंट के लिए उनको मुश्किल, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जो नेक्स्ट जनरेशन है वो हमारे जो जितने भी एनिमल स्पीशीज़ है शायद उनको भी ना देख सके, क्योंकि उनकी हैबिटेट लॉस हो गई है और शायद कुछ टाइम बाद वो एक्सटेंट भी हो जाए, तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन उनको नहीं देख पाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट विल हैपन इफ, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में वी गो ऑन कटिंग ट्री, क्या होगा अगर हम ट्रीज को कट करते रहेंगे। तो इफ़ वी गो ऑन कटिंग ट्री देन द टेम्परेचर विल इंक्रीज टू ग्रेटर एक्सटेंट। अगर हम ट्रीज को इसी तरह काटते रहेंगे तो जो अर्थ का टेम्परेचर है वो भी बहुत बढ़ता जाएगा। चांसेस जो होंगे नेचुरल डिजास्टर के वो बढ़ जाएंगे और वाटर साइकिल जो होगी अर्थ की वो डिस्टर्ब हो जाएगी। सेकेंड इज द हैबिटेट ऑफ एनिमल इज डिस्टर्ब। अगर हम जो हैबिटेट है एनिमल्स की अगर हम उसी तरीके से उसको डिस्टर्ब करते रहे तो क्या होगा कि जो एनिमल है वो अपनी नेचुरल हैबिटेट को खो देंगे और वो रीच कर देंगे उस लेवल तक जहाँ पर वो एक्सटेंट हो सकते हैं या इंडेंजर्ड हो सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इज मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव फोर्स टू इन्वेड प्लेसेस मेंट फॉर द ह्यूमन लिविंग इन द सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। और बहुत से ऐसे एनिमल्स जो है उनको हम फोर्स कर देंगे कि वो हमारी ह्यूमन बीइंग की जो जगह है वहाँ पर वो इन्वेड करें और अपनी फूड और फूड के लिए शेल्टर के लिए वो सर्च करें और हमारी ह्यूमन लाइफ से हमारी ह्यूमन लिविंग से इंटरफेयर कर सकते हैं वो। नेक्स्ट इज द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज एक्सपोज। अगर जो टॉप लेयर है सॉइल की वो एक्सपोज हो गई तो क्या होगा कि अगर टॉप लेयर जो है सॉइल की वो एक्सपोज हो गई तो न्यूट्रिएंट जितने भी होंगे वो हम खत्म हो जाएंगे। स्पेशली जो ह्यूमस है डेड
प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो खराब हो जाएंगे, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है सॉइल की वो डिक्रीज हो जाएगी और डेजर्टिफिकेशन जो है वो टेक प्लेस करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर इन ब्रीफ। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करना है। आंसर इज द वैरायटी इन द लिविंग लाइफ एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, द इंटर रिलेशनशिप एंड द रिलेशनशिप विद द एनवायरमेंट इज रिफर्ड एज द बायोडाइवर्सिटी। देखिए जो वैरायटी है हमारी लाइफ जो एग्जिस्ट कर रही है अर्थ में, उनका इंटर रिलेशनशिप, और ये रिलेशनशिप जो है अर्थ के साथ भी है, मतलब आपस में भी रिलेशनशिप और एनवायरमेंट के साथ भी रिलेशनशिप, इसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। हमें इसे कंजर्व इसलिए करना है ताकि हमारी जो फूड चेन है वो मेंटेन रहे। अगर हमारी फूड चेन अफेक्ट हो गई तो हमारा जो होल इकोसिस्टम है वो हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है ताकि जो डिस्टर्बेंस ना आए फूड चेन में और हमारा होल इकोसिस्टम जो है वो मेंटेन रहे। सेकेंड इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर द वाइल्ड लाइफ एनिमल्स। वाई, देखिए जैसे कि आपको पता है कि जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है उसमें भी जो वाइल्ड एनिमल्स जो है वो भी कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कैप्चरिंग और किलिंग होती है एनिमल्स की बाय पोचर, ये स्टिल रैम्पनेंट है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और एरियाज में, और इसी वजह से वो सेफ नहीं है वाइल्ड एनिमल्स। मतलब कि जो कैप्चरिंग और एनिमल्स को पकड़ने या मारना ये जो पोचर्स करते हैं ये मना तो है, लेकिन फिर भी स्टिल ये कुछ हद तक होता आ रहा है। इसी वजह से जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो कम्प्लीटली सेफ नहीं है। थर्ड इज सम ट्राइबल्स डिपेंड ऑन द जंगल। हाउ, आपको ये पता है कि कुछ ऐसे ट्राइबल्स हैं जो डिपेंड करते हैं जंगल पे। कैसे? कि जो ट्राइब्स होते हैं वो डिपेंड होते हैं जंगल पे अपनी फुलफिल करने के लिए अपनी नीड्स को, जो उनकी लाइफ में जरूरत है, जैसे कि फूड, मेडिसिन, क्लोथिंग, शेल्टर, ये सब वो प्लांट्स या फॉरेस्ट से ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द यूजेस एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कॉसेस क्या है और कॉन्सिक्वेंसेस क्या है डिफॉरेस्टेशन के। तो कॉसेस कुछ इस तरीके से है कि नेचुरल कॉज है, जैसे कि फॉरेस्ट फायर, ड्रॉट आ सकता है, बिल्डिंग फैक्ट्रीज और हाउसेस इसकी वजह से, प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन की वजह से उसको साफ कर दें हम फॉरेस्ट को, फर्नीचर बनाने के लिए हमें चाहिए वुड, या फिर हम फ्यूल की तरह उसको यूज़ कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेस क्या, अगर हम डिफॉरेस्टेशन करते रहे तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। नेचुरल कैलामिटीज जैसे कि फ्लड और ड्रॉट के चांसेस बहुत इंक्रीज हो सकते हैं। इंक्रीज हो सकता है टेम्परेचर अर्थ का, जो लीड करेगा ग्लोबल वार्मिंग में। चेंज होगी फिजिकल प्रॉपर्टी सॉइल की, डिक्रीज होगा ग्राउंड वाटर यानी कि वाटर टेबल या फिर ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो डिक्रीज होने लगेगा, और एक्सटेंट होने लगेंगे हमारे बहुत सारे फ्लोराज एंड फौना। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक क्या है? रेड डेटा बुक एक सोर्स बुक है जहां पर रिकॉर्ड कीप किया जाता है, जितने भी इंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनका डेटा रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म माइग्रेशन। टर्म माइग्रेशन से आपका क्या मतलब है? तो माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन मीन्स टू द मूवमेंट ऑफ स्पीशीज from its own habitat to other place during the certain period in a year for breeding or overcome some climatic conditions। देखिए माइग्रेशन एक वो मूवमेंट है स्पीशीज की अपने हैबिटेट से किसी दूसरे प्लेस में जाना, लेकिन कुछ पीरियड के लिए, कुछ समय के लिए ही, एक साल में, या तो अपनी ब्रीडिंग के लिए या तो ओवरकम करने के लिए कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन जो उनकी अपनी हैबिटेट में थी उससे ओवरकम करने के लिए माइग्रेशन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, in order to meet the ever increasing demand in the factories for the shelter, trees are being continually cut. Is it justified to cut trees for a such projects? Discuss and prepare a brief note। देखिए अभी हमें अपनी जो इंक्रीजिंग डिमांड है फैक्ट्रीज की, शेल्टर्स की, तो हमें अब अनफॉर्चुनेटली ट्रीज को कट करना ही पड़ता है। तो क्या हम जो ये ट्रीज को कट कर रहे हैं इन प्रोजेक्ट्स के लिए, क्या ये सही है? तो आंसर इज नो, इट इज नॉट जस्टिफाइड टू कट ट्रीज टू जस्ट टू फुलफिल आवर नीड्स। ट्रीज आर नोन एज द लंग ऑफ द अर्थ। जैसे देखिए हमें ये जस्टिफाई तो नहीं है कि हमें ट्रीज को कट करें जस्ट
टू फुलफिल हमारी नीड। जो ट्रीज़ है हम उसे लंग्स ऑफ अर्थ भी बोलते हैं, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ये हैबिटेट है, इंक्लूडिंग एनिमल। ये हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमारी मेंटेन करके रखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन लेवल बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं, हमारी सॉइल के साथ फर्मली बाइंड होते हैं और प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोशन। ये चांसेस जो है उसको रिड्यूस करते हैं नेचुरल डिजास्टर के, फ्लड के, ड्रॉट के, और ये कंजर्व करके रखते हैं हमारी रिच बायोडाइवर्सिटी को। अगर हम इन्हें इसी तरीके से कट करते रहे तो इंक्रीज हो जाएगा हमारे कार्बन डाइऑक्साइड लेवल का, और ये रिजल्ट करेगा ग्लोबल वार्मिंग में। मोर एवर सॉइल इरोशन भी होगी, फ्लड भी आएंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होगा। इसीलिए हमें ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर हम उन्हें कट कर भी रहे हैं तो हमें और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज प्लांट करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट द मेंटेनेंस ऑफ ग्रीन वेल्थ ऑफ योर लोकेलिटी? मेक अ लिस्ट ऑन एक्शन टू टेकन बाय यू। आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ग्रीन वेल्थ को अपनी लोकेलिटी में मेंटेन करने के लिए? आप क्या क्या स्टेप लेंगे? तो पहले क्या करेंगे आप कि प्लांट करेंगे सैपलिंग्स और ट्रीज और सैपलिंग्स प्लांट करेंगे, गार्बेज नहीं थ्रो करेंगे स्ट्रीट पे, और जो भी प्लांट कट कर रहा है उनको मना करेंगे कि आप ट्रीज ना काटें, और पीपल को अवेयर करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है क्लीन और ग्रीन एनवायरनमेंट की, और हम डेली प्लांट को वाटर करेंगे और उनकी प्रॉपर देखभाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन लीड टू दी रिड्यूस रेनफॉल। कैसे जो डिफॉरेस्टेशन है वो लीड करता है कि जो रेनफॉल है वो रिड्यूस हो सकती है। तो जो आपको ये पता है कि जो ट्रीज है वो गिव आउट करते हैं ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। आपको ये चीज़ तो पता ही है कि जो ट्रीज है वो वाटर वेपर्स जो है, वाटर जो है वो निकालते हैं ह्यूज अमाउंट में वाटर वेपर्स की फॉर्म में ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। अब जो ये रिडक्शन है वाटर वेपर का, ये अफेक्ट करेगा क्लाउड फॉर्मेशन में, और जिसकी वजह से जो लेस रेनफॉल होगी, और जो डिफॉरेस्टेशन है वो लीड करेगा रिड्यूस रेनफॉल में। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई शुड पेपर बी सेव्ड? प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ वेज बाय विच यू कैन सेव पेपर। आपको ये बताना है कि पेपर को हम कैसे सेव कर सकते हैं, और आपको लिस्ट बतानी है कि हम कैसे कैसे पेपर को सेव कर सकते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज कैन बी सेव्ड बाय सेविंग पेपर्स। हम बहुत सारे ट्रीज को सेव कर सकते हैं अगर हम पेपर को सेव करते हैं तो, और वाटर भी सेव कर सकते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है पेपर के। हार्मफुल केमिकल्स जो यूज़ होते हैं पेपर बनाने के लिए, उनका भी लीस्ट इफेक्ट होगा ह्यूमन बींग्स पे और अदर एनिमल्स पे। हम कैसे सेव कर सकते हैं पेपर को कि हम रिसाइकिल करें पेपर को, हम इकोनॉमिकल यूज़ करें पेपर को, और पेपर को हम बर्न ना करें बल्कि हम उसे रिसाइकलिंग में दें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।